सुनोगे वही जो मैं कहूंगा, करोगे वही जो मैं कहूंगा। पर जब दुनिया ने कहा नहीं, बात अब वैसी नहीं रही। तब चीन ने बताया क्या गलत क्या सही। तब अमेरिका ने कहा अब चुपचाप बैठो, अकड़ छोड़ो, हाथ जोड़ो, कर दूंगा तुमको माफ। चीन ने कहा कम बोलो, मत दिखाओ आंख, मैं चीन हूं, मैं तुम्हें कर दूंगा साफ। पर हार ही हार देख चीन घबराया, चीन झुका भी, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। पर जब नहीं बनी बात तो फिर से वही तरीका अपनाया कि सुनोगे वही जो मैं कहूंगा, करोगे वही जो मैं कहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करेंगे जो चीन से जुड़ा है, भारत से जुड़ा है, पूरी दुनिया से जुड़ा है। ड्रैगन की धमकी। दरअसल ड्रैगन अब आग उगल रहा है और वजह है अमेरिका से मिला कारोबारी करारा तमाचा। टैरिफ के वार से तिलमिलाया चीन अब धमकियों पर उतर आया है, क्योंकि अमेरिका की दबंग टैरिफ नीति ने चीन की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। और अब बीजिंग ने पूरी दुनिया को सीधी सीधी एक चेतावनी दे दी है, एक धमकी दे डाली है कि अगर चीन के हितों के खिलाफ अमेरिका से डील की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ड्रैगन की धमकी सिर्फ अमेरिका को नहीं, अब उन तमाम देशों को भी है जो वॉशिंगटन के साथ टैरिफ समझौते की टेबल पर बैठने की सोच रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। तो चीन यहां पर तैयार बैठा है। एक तरफ अमेरिका ग्लोबल मार्केट में चीन को किनारे करने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ट्रेड की जंग में एक नई चाल चल रहा है, डिप्लोमैटिक दबाव की धमकी दे रहा है। दरअसल बीजिंग साफ कह चुका है कि अगर किसी ने अमेरिका के इशारों पर चीन के खिलाफ ट्रेड डील की तो ड्रैगन उसका खून पी जाएगा। चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री का यह ऐलान सिर्फ बयान नहीं, ये उसकी बौखलाहट है, उसका डर है और उसकी वो हताशा है जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने पैदा की है। अमेरिकी टैरिफ के तीर से छलनी ड्रैगन की ये छटपटाहट, और क्यों अब दुनिया से कह रहा है कि अमेरिका से डील की तो अंजाम भुगतो। हम इसी मुद्दा पे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आखिर कहा तो क्या कहा और किस लहजे में प्रवक्ता लिन जियान ने दुनिया के देशों को धमकी दी है। 施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式，中方必将采取必要措施，坚决维护自身正当合法权益。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾， तो बिल्कुल चीन यहां पर क्षमता रखता है अपने हितों की बात करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से पहले शुरुआत हुई थी, वहां से अगर 30% टैरिफ लगता है तो चीन 30% लगाता है, अमेरिका फिर जवाब में 50% लगाता है, तो फिर चीन दोबारा 50% लगाता है। वो करते करते 125 पर पहुंचता है तो ये भी कम नहीं होते। 245% तक टैरिफ जब पहुंच गया तो चीन ने कहा अब ये ज्यादा हो गया, इसके आगे हम नहीं करने वाले, हम इसको मूर्खता मानते हैं। लेकिन असर डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ कह लीजिए, अड़ियल रवैया कह लीजिए, अमेरिका अड़ा रहा। चीन को अब इधर उधर हाथ मिलाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, बयानबाजियां बड़ी बड़ी करनी पड़ रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे 3 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी का, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। कुमार दीप बैनर्जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ अजय जैन भुटोरिया, नेता डेमोक्रेटिक पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मामला अंतर्राष्ट्रीय तो है, लेकिन एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी पहले इसको समझने का प्रयास करें, और राजनीति क्योंकि इसमें ज्यादा है। तो कुमार दीप बैनर्जी जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये चीन जो धमकियां देता आया है वो कोई नई नहीं है। जिसको सामान बेचता है तो सामान के साथ वो धमकी फ्री पहले देता था, ये हम भी याद करते हैं कि भाई अपने रवैये पर अड़ा हुआ, एकदम एक टफ स्टांस दिखाने का तरीका कि भाई मैं डरता नहीं हूं, मैं पीछे हटता नहीं हूं, चाहे वो जमीन कब्जाने का मामला हो या फिर ट्रेड करने का। अब ये क्या अपने आप को फिर से वही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की श्रेणी में डालकर क्या इसको देखना चाहिए कि अपनी पोजिशनिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन असर हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं सकता? आपकी क्या राय है? आपने बिल्कुल सही कहा और धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। देखिए, जब भी सौदा होता है, जब भी निगोशिएशन आती है, आप कहीं भी बाजार में जाते हैं तो एवरीबडी विल हैव टू टेक अ टफ स्टैंस। आपने कहा कि मैं आपको 50 रुपए दूंगा, दूसरे ने कहा नहीं नहीं 20 रुपए पे मान जाओ। कहीं ना कहीं बीच में आके वो मसला जुड़ता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, चीन अगर ये अपने आप
से कह रहा है कि अगर धमकी दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना, कि अगर वो धमकी दे रहा है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आरसेप का नाम आपने सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जी। जिसमें पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सबको एक, ये सबसे बहुत बड़ी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको भारतवर्ष ने 3 साल तक करने की कोशिश की। उसके बाद भारत ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि उससे भारत को नुकसान पहुंच रहा था। ठीक है। क्योंकि सारी चीजें वो आरसेप के जरिए दूसरे देशों से इंडिया आ सकती थी। तो चीन तो ये करेगा, ये बात तो पता होनी चाहिए। लिहाजा ये सौदे में तो ऐसा होता है, जब आप निगोशिएट करने बैठते हैं तो आप भी थोड़ा कड़ा रवैया अपनाएंगे तो अगला भी थोड़ा कड़ा रवैया अपनाएगा, उसके बाद ही काम होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, कड़ा रवैया अपनाना, इख्तियार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक व्यापारी के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो चीन व्यापार कर रहा है, और एक दुकानदार अगर अकड़ दिखाना ज़्यादा कर दे, चलिए दुकानदार नहीं तो एक मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहें, तो अंततः उसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग है, और अड़ियर रवैये से दुश्मनियां कर करके कोई व्यापार नहीं चलता, कोई इंडस्ट्री नहीं चलती। तो वो उसको ये भी तो मैनेज करना है। तो क्या युद्ध के लिए भी ये किस तरीके का व्यापार है, जहां पर आप गाली भी सुनिए, डांट भी खाइए और सामान भी हमसे खरीदिए, क्योंकि हम यही होता है व्यापार, यही व्यापार होता है। क्योंकि देखिए, आज की डेट में ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आज की डेट में हर एक चीज हर एक कंट्री नहीं बनाती है। भारतवर्ष कुछ चीजें नहीं बनाती है, अमेरिका बहुत सारी चीजें नहीं बनाती है, बट अमेरिका के पास आज की डेट में भी आईपी है। जितने भी आपने टेक्नोलॉजी देखी है वो अमेरिका के पास है, लेकिन हो सकता है उसका उत्पादन चीन में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अगर वो काट दे, या वियतनाम से या साउथ ईस्ट एशिया से अगर वो सामान जाए, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, और चाइना भी इस तरीके से अब पहले दिखा रहा था कि उसको असर नहीं होता, लेकिन फिर जिस तरीके से भारत को भी एससीओ में उसने इनवाइट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन यहाँ पर दिया, वो तमाम चीज़ें। चलिए, आपकी राय मैंने ली। अनुज माथुर जी, मैं आप पर मैं आना चाहूँगा। रक्षा के दृष्टिकोण से भी चाहे इसको देखा जाए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाए, और एक ग्लोबल पोजिशनिंग के तौर पर भी देखा जाए, अब चाहे फौज हो, चाहे सरकार हो, सब कुछ का जो काम है पूरे देश को आगे ले जाना, उसमें इकोनॉमिक आपका दृष्टिकोण वो भी आ जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण वो भी आपको लेकर चलना होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है, उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाता है। चीन इस वक्त जो कर रहा है उसमें आपको कितनी समझदारी, कितनी बौखलाहट और कितनी चालाकी कैसे समझ में आ रही है? अनुज माथुर जी, आपका क्या एनालिसिस है? कि मैं आपको इससे पहले कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक बात बताता हूं कि जो युद्ध हुआ करते हैं किन्हीं भी दो देशों के बीच में या कहीं भी दो गुटों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, गुट से मेरा अर्थ है जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो उनके बीच में जब युद्ध हुआ करते हैं वो 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली वो युद्ध लड़े जाते हैं। एक पहला फ्रंट होता है, एक उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन, तो ये युद्ध चल रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली राइट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दूसरा होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर, और फाइनली जो होता है, इन दोनों वॉरफेयर्स के और इन दोनों इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए आप ग्राउंड के ऊपर फिजिकली लड़ाई लड़ते हैं। तो जो फिजिकल लड़ाई है वो एक लेटर हिस्सा है, उससे पहले इकोनॉमिक वॉरफेयर आप देख रहे हैं। चाइना की एक स्टेटेड पॉलिसी है, ये हमको समझने की आवश्यकता है आपके दर्शकों को, कि चाइना की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि वो 2050 तक दुनिया की सिंगल सुपर पावर बनना चाहते हैं, और अगर वो सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं दुनिया की, तो उनको आवश्यक है कि वो अपने आप को मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तो उनका कोई सानी है ही नहीं, तो इन तीनों टाइप्स ऑफ वॉर्स में अपने आप को वो एक एस्टेब्लिश करें और अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत बनाएं। अब आप देखें कि जब अमेरिका से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, उसका कहां डायरेक्ट असर पड़ रहा है। चीन का $500 अरब का, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, $500 अरब का जो व्यापार अमेरिका से हो रहा था, और जो सामान चीन का अमेरिका में जा रहा था, वो सामान को अब उनको नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, और वो नए मार्केट कहां मिलेंगे? वो नए मार्केट मिलने की जगह है भारत, साउथ ईस्ट एशिया,
और साउथ एशियन अदर कंट्रीज जहां पर की पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और वहां पर उनको अपना व्यापार करने में आसानी हो सकती है। तो उसका सीधा सीधा असर शिवम मेरे हिसाब से पड़ने वाला है कि वो उन देशों को जिनको कि वो वार्निंग दे रहा है उन जगहों पर डंपिंग करने का प्रयास करेगा। डंपिंग मुझको लगता है कि आपके दर्शकों को मालूम होगा, डंपिंग होता है कि बाजार मूल्य से कम मूल्य पे अपना सामान वहां पर ला करके भेजना शुरू कर देगा। अब देखिए उस शिवम उसमें दो चीजें होती हैं। पहली बात ये होती है कि जब वो बाजार मूल्य से कम मूल्य पे सामान आपका लाना शुरू कर देगा तो दो उसके इंपॉर्टेंट रेपरकशंस होते हैं। पहला तो ये होता है कि शॉर्ट टर्म में आपको जो व्यापारी है उसको लगेगा कि यार मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी निर्भरता चीन के ऊपर बढ़ेगी। आज की तारीख में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो ट्रेड डेफिसिट कहीं ना कहीं आगे जाकर अभी भी बहुत ज्यादा है, वो 100 अरब के आसपास पहुंच सकता है अगर चाइना अपना सामान यहां पर डंप करना शुरू कर देगा। तो हमें यह देखना है कि हमारी लॉन्ग टर्म में पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो जिससे कि हम जो चाइना की डंपिंग का इफेक्ट है उसको साइडलाइन कर सके। दूसरी बात यह होती है कि चाइना उन देशों को धमकाने का प्रयास करेगा जो कि अभी जैसे 90 दिन का जो ट्रंप ने जो अमेरिका दिया है कि 90 डेज, तो अब उसमें क्या होगा कि बहुत सारे देश जो है वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने का प्रयास करेंगे। जब आप नेगोशिएशंस की टेबल पे जाएंगे तो अमेरिका जो है उनका मेरा ये मानना है कि वो अपनी शर्तों पर आपके साथ व्यापार करने का प्रयास करेगा। और इसी में माथुर साहब मेन दिक्कत इकोनॉमिक वॉर अमेरिका और चाइना में चल रही है, तो वो हर वो काम करने का प्रयास करेगा जो कि चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, और यही डर है, यही माथुर साहब यही डर है चीन को कि भाई जो अब अगली जो चर्चा होगी किसी भी देश की वहां पर अमेरिका में जाकर उनसे जो बातचीत होगी उसमें एंटी चाइना एक स्टांस जो है अमेरिका बहुत कड़े तरीके से अपनाने वाला है। लेकिन 2050 का आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि भाई उनको सुपर पावर बनना है, तो इंडिया ने तो चलिए 2047 का यहां पर टारगेट रखा है, उनसे 3 साल पहले ही मुझे उम्मीद है कि हम बन जाएंगे। आशा करते हैं हमारा देश उतना तरक्की करे, सभी मेहनत उतनी करने वाली। क्लैरिफाई कर दो प्लीज इफ यू डोंट माइंड, 30 सेकंड्स। मैंने यूं कहा चीन का उद्देश्य सुपर पावर बनना नहीं है, सोल सुपर पावर बनना है। वो उनका उद्देश्य है कि वो अकेले सुपर पावर हो, अमेरिका कहीं ना हो। तो उनका जो उनकी माथुर साहब तो वो 2050 के आइडिया में तो कोविड भी आ जाता है। 2050 के आइडिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए या फिर रियलिटी कह लीजिए, कहा जाता है ये कहा जाता है कि कोविड को जानबूझ के इस तरीके से फैलाया गया था क्योंकि चीन अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा कि मैं अचीव ना कर पाऊं तो दुनिया को ही स्लो कर देता हूं, तो दुनिया को ही ढीला कर दिया और दुनिया को एक तरीके से बर्बाद करने का। चीन अपनी उन्नति दूसरों की दुर्गति में देख रहा है। ये एक थोड़ा गलत तरीका है सोचने का। मिलजुल के आगे बढ़ने वाली क्या विचारधारा है, नहीं है? अजय जैन भुटोरिया जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप अमेरिका को भी समझते हैं और अमेरिका के पिछले स्टांस को, प्रेजेंट स्टांस को, सोच को, रवैये को, इस सारी चीजों के पीछे मेन कैरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप फेटफुली या फिर कह लीजिए अनफेटफुली, जिस तरीके से भी आप कह लीजिए, वो वहां पर मौजूद हैं, सेंटर ऑफ एवरीथिंग, सब चीजों के केंद्र बिंदु में वो हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कुछ भी होगा चीन के साथ या पूरी दुनिया के साथ। चीन यहां पर तिलमिलाया हुआ है और इस पर उन्होंने कहा कि अगर आप मिलते हो और अमेरिका एंटी चाइना स्टांस अगर रखता है तो पुरानी पार्टी, चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप करें या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात, तो दोनों सेम पेज पर हैं कि नहीं है? आम जनता सेम पेज पर है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल अभी काफ़ी शिफ्ट हुआ है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई, ट्रंप का एक मेजर फोकस था कि अपने सपोर्टर्स को ये दिखाना कि मैं मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में लेके आ रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसी मैन्युफैक्चरिंग के उसको ये वापस यूएस लाने के लिए उसने ये ट्रेड और टैरिफ्स का वार शुरू किया। लेकिन जब कुछ 2 वीक के भीतर उसने रियलाइज कर लिया है कि ये अगर ट्रेड और टैरिफ का वार करेंगे तो स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, इकोनॉमी खराब हो रही है और अमेरिका में प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसने 90 डेज का पॉज किया। मोस्ट कंट्रीज के साथ में उसने 90 डेज का पॉज किया ताकि वो रीनेगोशिएट कर सके। लेकिन चाइना को सिंगल आउट किया। ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ प्रोडक्ट जो अमेरिका में यूज़ हो रहे हैं, चाहे नॉर्मल हाउसिंग घरों में प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं या सेमीकंडक्टर्स के हैं या शिपिंग के हैं, वो सारे सब चाइना से आते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स तक भी आप वहाँ की अमेरिका की आर्मी के लिए भी जो चाहिए वो सामान तक वो चीन से वो रॉ मटेरियल्स वहाँ तक जा रहे हैं। बेहद खतरनाक स्थिति है।
बिल्कुल वो चीन से आ रहा है, चीन से ट्रेड गैप जो है काफ़ी है। तो अब उनको अचानक से चीन को सिंगल आउट किया, और अभी पिछले कुछ वीक में जैसे आपने कहा था कि अभी ट्रेड नेगोशिएशन चालू हो गए बाकी कंट्रीज के साथ में, तो उसमें प्रेशराइज किया जा रहा है एशियन कंट्रीज को, इंक्लूडिंग इंडिया को, कि तुम चाइना के साथ में जो अगर ट्रेड करोगे उसको ट्रेड को रिड्यूस करो, और नहीं तो फिर हमारे टैरिफ जो है कम नहीं होंगे। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इसी का रिएक्शन जो है, अभी जो चाइना रिएक्शन दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, वो इसी नेगोशिएशन में जो हो रहा है उसका रिएक्शन है चाइना का। कि तो चाइना भी वापस काउंटर कह रहा है कि अगर तुम अमेरिका के साथ ट्रेड करोगे तो हमारे साथ ये कंडीशन होगी। तो ये एक वर्ल्ड ट्रेड डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, जहाँ पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर था WTO, अब ये टोटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, केओस की तरफ जा रहा है। और जहाँ पे ये ट्रम्प का एक जो बेसिक फंडामेंटल है कि अब मैं अमेरिका को एक सर्विस नेशन से वापस एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाऊंगा। ये एक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कम से कम 3-4 काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, 3-4 साल लगेंगे, स्किल्स चाहिएगी और रिसोर्सेज चाहिएगी। वो टाइम बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, 3 से 4 साल या लेकिन हो सकता है अजय जी ज़्यादा भी लगे। कहीं तो उसकी शुरुआत होनी चाहिए। आप इस बात से सहमत है कि शुरुआत तो हो इस बात की? सर्विस सेक्टर भी अगर आप कह लीजिए तो सर्विस की भी जॉब्स उनके पास 100% आप नहीं कह सकते। कंपनी जरूर उनकी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट उसमें एम्प्लॉयड तो दुनिया भर के लोग थे, और ये भी इस बात से भी उनको दिक्कत है कि भाई सर्विस बिल्कुल ये सेक्टर एक हमारा एम्प्लॉयड इंडियंस हैं। नहीं, ये बिल्कुल है। ये एक जब 10 साल पहले 15 साल पहले जब इकोनॉमी को ओपन किया था, जो भी लीडर्स ने उस समय जो डिसीजन लिया था उसका इम्पैक्ट है। एंड ब्रिंगिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग इन US और अपनी अपनी कंट्रीज में, इट्स ए। और अभी जो कोविड के समय जो ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो गया था, जब मेडिकल सप्लाईज नहीं आ रही थी, बाकी सप्लाईज नहीं आ रही थी, चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी था, तो एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। ताइवान में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और वो अगर कल चाइना ताइवान को टेक ओवर करने की कोशिश करता है, तो लैपटॉप से लेके रॉकेट तक हमारा सब चीज़ की डिपेंडेंसी ताइवान के ऊपर है। अगर वो बंद हो जाता है, तो इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शुरू किया था प्लान की विल ब्रिंग बैक सेमीकंडक्टर एंड मेजर मैन्युफैक्चरिंग बैक इनटू US। बट ट्रम्प का जो अप्रोच है वो बहुत कन्फ्रंटिंग अप्रोच है और हेड ऑन अप्रोच है। तो उसका जो रिपरकशन हो रहा है अभी चाइना के साथ में, चाइना वापस उसमें जा रहा था इसमें, लेकिन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया का US रिलेशनशिप अभी ग्रो करने का और US के साथ ट्रेड ग्रो करने का। बिल्कुल, ट्रेड अगर ग्रो करना भी है तो हमारे पास भी एक समय सीमा है। मेरा अगला प्रश्न जो रहेगा कुमारदीप जी आपसे इस बात को रहेगा कि भाई अगले इंडिया US ट्रेड नेगोशिएशंस, क्योंकि वो भी टेबल पर हैं, बातचीत चल रही है। JD वेंस जिस तरीके से भारत आए हैं, चाहे अचानक आए हों, चाहे फैमिली के साथ आए हों, आप कह लीजिए अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ आए हैं, एक मैसेजिंग तो जा रही है ना पूरी दुनिया में कि भाई टैरिफ तो हम लगा रहे हैं भारत। बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं इसी पे मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये बात रेज किया। आज की डेट में अमेरिका के उपराष्ट्रपति इंडिया दिल्ली में बैठे हुए हैं। अभी वो 4 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। एक दिन वो हो सकता है, आज शायद वो उनका डिनर है प्रधानमंत्री जी के साथ, वो एक बात रही। मैं पिछले हफ्ते, और ये मैं कह सकता हूं, मैं पिछले हफ्ते कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था जो बहुत ही सीनियर पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं और अमेरिका से भी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से हैं। वहां पर एक बात कही गई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि देखिए आज की डेट में कोई भी, और वो अमेरिका से ही थे, उन्होंने कहा कि आज की डेट में सारे लोग ये देख रहे हैं कि भारत अमेरिका एक साथ रहेगा, बिल्कुल, अमेरिका चाइना एक साथ रहेगा, बिल्कुल, या भारत और चाइना एक साथ रहेगा। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं। ये सौदेबाजी की बात है, जो ये ट्रेड की बात है, ये निगोशिएशन की बात और है। राजनीति उन्होंने कहा और राजनीति भी है। तो ये सब एक फैक्चुअल एक पोजीशन होते जा रहा है, एक मतलब इसको जिसको कहते हैं एक निगोशिएटिंग टैक्टिक्स। पर कुमार जी इन लोगों से सीखना चाहिए। जो हम अपने पड़ोसियों से लोग लड़ पड़ते हैं, अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ पड़ते हैं, तो भारतीय राजनीति से ज्यादा अब इंटरनेशनल राजनीति को भी देखिए, एक दूसरे को लड़ने मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एंड में उसी टेबल पर आके बात करते हैं
और करना बात तो वही पड़ेगा। करते हैं जो जरूरी है। हाँ बिल्कुल 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 जो बहुत जरूरी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि जो जरूरी है, जो आपके देश के लिए ठीक है। अगर आज की डेट में भारत के स्टूडेंट्स यूएस नहीं जा रहे हैं, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया यूएस का इस समर में ट्रेड, ये क्या नाम है, एयर फेयर सबसे कम हो गया है। 10 से 15% की छूट मिल रही है, या 10 से 15% के दाम घट गए हैं। बिल्कुल। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि अगर हम गए, अगर हमें भगा दिया तो लेकिन तो लेकिन इस लेकिन तरीके इससे भारतीय यूनिवर्सिटीज, भारतीय इंडस्ट्रीज के पास भी एक प्रेशर आ जाता है, नोइंगली अननोइंगली, कि भाई अब आपको यहां करना पड़ेगा, आपको यहां पर ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा, चाहे जो construction, पीयूष चाहे गोयल production। साहब ने, हाँ, हमारे हाँ, कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है, बिल्कुल, बार बार कहा है कि भाई आपको प्रोटेक्शनिस्ट रेजीम से निकलना पड़ेगा। बाहर और निकलना आज अभी शायद आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था, अभी आज की डेट में कॉमर्स मिनिस्ट्री के बहुत सीनियर ऑफिशियल्स यूएस में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करवाने के लिए। वो 23 अप्रैल को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इंडियन डेलीगेशन राजेश अग्रवाल जी के साथ जाएगा, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उनका प्रमोशन भी हुआ और है। 500 बिलियन डॉलर तक हम इसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं 2030 तक। तो उसमें अगर जितने टैरिफ लगेंगे नहीं लगेंगे, और ब्रेंडा लिंच भी जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है 25 से 29 मार्च के बीच में वो भारत में आए, उन्होंने डिस्कशन सारी चीजें की, इंडिया के साथ डिस्कशन, ये सारा कुछ हो रहा है। खैर अब आगे क्या माथुर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनके स्टेटमेंट से ये कहा गया उन्होंने कि चापलूसी से शांति नहीं मिलेगी, और अमेरिका शुल्क छूट के बहाने चीन पर जो दबाव बनाएगा कि भाई चीन से आप रिश्ते खराब करो या ट्रेड वहां पर कम करो, तो अब चीन के लिए आगे दिक्कत क्या? और अगर चीन इतनी आंख दिखा रहा है तो उसकी हैसियत है भी, तो उतनी कैपेबिलिटी है भी, तो उसने डेवलप किया भी, तो वहां की सरकार ने वहां की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, कुछ चीजें तो हमको माननी पड़ेंगी। हम केवल दुश्मन जगह को दुश्मनी मानते रहें। मैं तो कहता हूं बांग्लादेश से कंपैरिजन करने से अच्छा, पाकिस्तान से कंपैरिजन करने से अच्छा, चाइना से हमें उस लेवल पर कंपीट करने के बारे में सोचना चाहिए, तो हम भी और आगे बढ़ जाएंगे। माथुर साहब। बिल्कुल 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 शिवम, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। आपने बिल्कुल यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। देखिए क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन आपसे अपने से कमजोर से करते हो तो फिर आपकी ग्रोथ कहां है? आपको कंपैरिजन और कंपटीशन जो है वो चाइना के साथ करना है। देखिए भारत की पॉलिसी, मुझे मेरा मानना यह है कि भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। भारत के लिए अपने इंटरेस्ट सर्वोपरि रहेंगे, और भारत आज ऐसी परिस्थिति में है कि वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि उनके इंटरेस्ट अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाने में है तो वहां उनका झुकाव जाएगा, और उनको लगता है कि चाइना के साथ उनको हाथ मिलाना चाहिए, वहां झुकाव होगा। और अगर उनको लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच लेने की आवश्यकता है दोनों तरफ से, तो ये भी आप देखेंगे कि भारत ये करने के लिए लेकिन मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। देखिए पहली बात क्या होती है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भारत में चाइना के मुकाबले लगभग 15 से 20% ज्यादा है। तो अगर जो आप जो अमेरिका को, अगर मान लीजिए चाइना के साथ पूरा हार्ड इशू हो जाएगा, उसके बाद भी उनको कमर्शियल लेवल के ऊपर अमेरिका को मुझे लगता है कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है। वहां प्रोडक्ट, इससे ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका मिशन है, उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा कहीं है। पर माथुर साहब, ये ट्रंप भी तो समझते हैं कि भाई सस्ता सामान आ रहा है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं चीन की कोई तो ऐसी चाल होगी जिससे वो परेशान थे कि भाई ठीक है हमें सस्ता सामान मिल रहा है। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यापारी है जो आपको ऐसा सामान बेच रहा है, आप उसे सामान सस्ते में ले रहे हैं, पर आपको पता है वो व्यापारी आने वाले समय में आपका अहित करेगा। ऐसी सोच के चलते ही तो कुछ ये कदम लिए जा रहे हैं, वरना लोग कहेंगे चलने दो, चीन से सस्ता माल आने दो। बिल्कुल शिवम, मैं यही तो आपको कह रहा था कि भारत में भी जब अगर चाइना डंपिंग करने का प्रयास करेगा तो शुरू में एक व्यापारी को यह लगेगा कि उसको फायदा हो रहा है। जो सामान बाजार की कीमत से कम पर उसके पास आ रहा है तो उसको लगेगा उसको फायदा हो रहा है। तो माथुर साहब, तो चीन ने दुनिया में केवल ट्रेड वॉर ही किया है। अगर व्यापार से ज्यादा देखा जाए तो ट्रेड वॉर ही कर रहा है, बिल्कुल डंपिंग ही तो कर रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियर कि चीन की जो वॉरफेयर की फिलॉसफी है, वो पहली बात तो तीनों वॉरफेयर को बहुत अच्छी तरह समझता है, और उनकी वॉरफेयर की फिलॉसफी ये है टू विन विदाउट फाइटिंग। ठीक। आप देखिए कि आज 1962 के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक भी राउंड फायर नहीं हुआ है, एक भी राउंड, सिवाय 1967 में एक छोटा। तो मेरा यह मानना है कि चाइना का
पूरा ओवरऑल क्या क्या है कि आफ्टर ऑल आप देखो, कोई भी लड़ाइयां भी होती हैं या कोई भी इस प्रकार की वो चीज होती है, इवेंचुअली वो होता है इस वजह से कि वो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे आगे फर्दर कर सकते हैं। और वो नेशनल इंटरेस्ट आफ्टर ऑल सिर्फ एक है कि कैसे आप इकोनॉमिकली अपने देश को सुदृढ़ बनाएं। इवेंचुअली हर चीज का जवाब आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा, और वही जवाब चाइना को समझ में है, और चाइना इसीलिए वो दबाव उन देशों पर डाल रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले 90 दिनों में, 90 का 74-75 दिन बचे हैं, 9 जुलाई ज्यादा दूर नहीं है, उन दिनों में बहुत सारे नेगोशिएशंस होंगे, बहुत सारे सेटलमेंट्स होंगे। और अमेरिका ने जब ये इतना सबके ऊपर एक मुश्त टैरिफ लगा दिया, और फिर उसको ये 90 दिन का इसीलिए दिया है क्योंकि वो अब अपने टर्म्स पे बहुत सारी कंट्रीज को ये बताने का उनको सेटल कराने का प्रयास करेगा। इवेंचुअली एम सुपर पावर राइवलरी है, एम चाइना को देखना है, चाइना चैलेंज को किस प्रकार से हम अमेरिकन किस प्रकार से उसको काउंटर कर सकते हैं, ये बात सबसे ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के माइंड में है। और उनको पता भी है कि चाइना किस प्रकार से प्रयास कर रहा है कि वो आगे चला जाए मिलिटरीली। आप देखें आज की तारीख में चाइना की नेवी इज स्ट्रॉन्गर देन अमेरिकन नेवी। तो बहुत तरक्की चाइना ने करी है, और उसकी वजह यही है कि वहां की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वहां की जो उसको फेवर करता है। लेकिन हाँ, इतना एक्सपेंशन किया, लेकिन हमें भी दर्शक बार बार सोचते हैं कि 62 में हम लोग हार गए थे या फिर जो कुछ भी हुआ, तो याद करो 65-67 में भी एक बार फिर स्कर्मिश हुई थी, और उसके बाद जब भी हमारी चीन से लड़ाई होती है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। और 65-67 में जो हमारे स्कर्मिशेस हुए थे नाथुला चोला में, उसके बाद तो चीन इतना डर गया था कि दोबारा उसने कभी सोचा नहीं कि मैं भारतीय फौज से टक्कर लूं। तो हम जानते हैं, हमें भी पता है पोजीशनिंग अपनी कैसे करनी है। अजय जैन जी, लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा। अब क्या फ्यूचर है पूरे विश्व का अमेरिका की इस पूरी पॉलिसी को लेकर और चीन के स्टांस को लेकर? जो सिचुएशन अभी जो क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि वो अमेरिका चाइना के साथ जो करना चाहता है, वो बाकी जो स्मॉलर कंट्रीज है जिनके साथ, और एशियन कंट्रीज है जिनके साथ ट्रेड हो रहा है, उनको फोर्स कर रहा है कि या तो तुम एंटाई चाइना हो, अगर तुमको प्रो यूएस होना है तो तुम एंटाई चाइना हो, चाइना के साथ अपना ट्रेड कर्व करो। तो एक रीजनल जो एक बैलेंस बना हुआ था बाकी कंट्रीज का और सबका, वो एक रीडिफाइन करने तो आप उसको सपोर्ट नहीं करते? आप उसको सपोर्ट नहीं करते? क्या चीज? मैं तो आप इस स्टाइल को सपोर्ट नहीं करते अमेरिका इस स्टाइल को सपोर्ट नहीं करता मैं। ठीक है। बहुत धन्यवाद आपने जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी। और एक एनालिसिस यहां पर जरूरी ये भी बनता है कि आखिर कैसे आने वाला फ्यूचर भारत का क्या होगा। इस पर मैं एक क्लोजिंग कमेंट बनर्जी साहब आपका लूंगा, 30 सेकंड जस्ट। भारतवर्ष ने सेंसिटिवली सारी चीजों को हैंडल किया है और वो करके रहेगा। उसने अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखेगा, चीन के साथ भी दोस्ती रखना जरूरी है, वो करके रहेगा। बिल्कुल। और ये अब आगे चल के कैसे इसको 500 बिलियन तक ले जाना और भारत को कैसे हित होने वाला है। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी कहा कि भाई हमारी अभी भी बातचीत चल रही है, और अगली जो हमारी बातचीत होगी उसमें जिस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा था कि अभी हमारे पास एक शॉर्ट विंडो है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जेडी वेंस अगर भारत में आ चुके हैं और वो पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, तो फिर आप समझ लीजिए कि ट्रेड टैरिफ वॉर में भारत किस जगह पर प्लेस्ड है। हम अमेरिका के भी साथ हैं, चीन भी इनवाइट कर रहा है एससीओ समिट में, और ये आगे भारत के हित में होगा।